विनायक, क्या आपकी पहली क्लास है? बोलिए। नो सर। आप कभी दिखे नहीं क्लास में? सर मैं लेक्चर ऑफलाइन लेती हूँ सर वहाँ पे अपने कल से मेंबर सिस्टम चालू किया है वहाँ पे काम है। आवाज थोड़ी दबी दबी सी आ रही है आपकी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अंश, अनुष्का की भी पहली क्लास है क्या ये? हाँ सर, मेरा फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर है आपका? मतलब आज से पहले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है? नहीं, आपका लेक्चर मेरा स्टार्टिंग का है, पहले अमित सर का लेक्चर। हाँ, देखिए वैसे टीवी टीवी बंद करके पढ़ाई करनी चाहिए। आपकी आवाज कम आ रही, टीवी की ज्यादा आ रही। खैर चलिए, जैसा भी है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर। क्या आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किए हैं? बताइए। किसी ने सॉल्व वगैरह किया भाई? जिन लोगों ने परसेंटेज वगैरह पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, क्या उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए उसके? किसी ने क्वेश्चन वोश्चन नहीं किए? चलिए, देखिए आपका कल भी मैं शिफ्ट 2 सॉल्व कराऊंगा और परसों भी शिफ्ट 3 सॉल्व कराऊंगा। सैटरडे फ्राइडे को देखेंगे। थर्सडे तक हो गया ना 3 शिफ्ट? हाँ, तो देखिए आप लोग कर लीजिएगा। अब ये मत बोलिएगा कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तो 2 चैप्टर ही पढ़े, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। भाई देखिए, आप ग्रेजुएट है तो मेरा ये मानना है कि आप एसएससी सीजीएल के प्री के 25 में से 10 सवाल तो करने लायक है, नहीं तो 8 तो करने लायक है। भाई कुछ तो पढ़ा है आपने जिंदगी में, है ना? भाई आपने ग्रेजुएशन की है, इतने साल की पढ़ाई है आपके पीछे, तो आपको कुछ तो आता है। और इससे अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट है और मेरे पास आके बोलता है कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, तो मैं उसे हमेशा यही बोलता हूँ कि जाओ और पिछले 5 साल के पेपर उठा के लगाओ और देखो कि तुम्हें कितना आता है, ताकि उसी हिसाब से मेहनत करोगे ना। ठीक है, बाकी बातें करते रहेंगे हम साथ साथ में। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस 13 अगस्त के शिफ्ट 1 के बारे में बात करूं तो ये शिफ्ट ठीक ठीक थी ना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। एवरेज कहूंगा मैं इसे, इजी तो नहीं कहूंगा, एवरेज कहूंगा मैं इस शिफ्ट को। ऐसा कुछ खास था नहीं। मैं एक सेकेंड पीडीएफ खोल लेता हूँ फोन में, ताकि मेरे को बार बार देखना ना पड़े। आप लोग ट्राई कीजिए तब तक, और देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इनको ऐसा मत करिएगा, जितना भी आपको आता है उतना करने की कोशिश करो। और अब पांचवी चौथी के बच्चों की तरह मत करो ना कि सर हमको रोम्बस तो हमने पढ़ा ही नहीं, रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे। तो भाई सीख लो जाके। 5 दिन बाद मैं बता दूंगा फॉर्मूला, तो मैं भी तो फॉर्मूला ही बता दूंगा ना डायरेक्ट। तो ये एटीट्यूड मत रखो। सबसे खराब एटीट्यूड यही है कि जब मेरा चैप्टर खत्म होगा तब मैं पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, और आपका भी जीव जानता है कि आपने कितने ही पेपर किए हैं उसके बाद। तो जो मिले सॉल्व कर लो। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। ए और बी में यहाँ कंपैरिजन किया गया है। तो मुझे बताइए 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 9/20 होती है? बोलिए, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है उन्हें तो आइडिया होगा। तो क्या ए और बी का रेशियो 29:20 हो जाएगा? 40% ज्यादा है ना। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/20। क्या मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग बोल नहीं रहे। तो आप में से कोई कुछ बोलने की कोशिश करेगा? यस सर। हाँ, तो देखिए बोलते रहिए, ताकि मेरे को भी लगता रहे कि आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आप पढ़ ही पा रहे हैं, ए की सैलरी बी से 45% ज्यादा है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, मतलब अगर इसकी 20 है तो इसकी 29 है। अगली लाइन में बोला गया है कि सी की सैलरी ए और बी से 60% लेस है। ए
और बी की कंबाइंड सैलरी से सी की सैलरी 60% लेस है। मतलब इसकी सैलरी अगर 100 है तो क्या इसकी 40 है? यही तो मतलब हुआ 60% लेस का। इसकी इनकी 100 है तो इसकी 60 है। और डी के लिए बोला गया है कि जो डी की सैलरी है वो इससे 20% ज्यादा है। इसका 10-20% कितना होता है? 8। 40 का 20% कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा 48। ये इन तीनों का रेशियो है। मैं रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये है 25 और 4 से काट रहा हूं ना मैं, तो ये है 10 और ये है 12। ये इनका अच्छा अच्छा रेशियो है। देखिए यहाँ a प्लस बी 25 है, यहाँ a प्लस बी 25 है और यहाँ a प्लस बी 49 है। तो क्या इन्हें इक्वल बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो यहाँ a प्लस बी 25 है और यहाँ a प्लस बी 49 यूनिट है। ये गलत बात है ना, इसे सेम बनाना चाहिए। तो इसे मैं कर देता हूं 49 से मल्टीप्लाई और इसे मैं कर देता हूं 25 से मल्टीप्लाई। अगर ये 25 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 25 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 25 से मल्टीप्लाई होगा। आज सुबह की क्लास किस किसने की थी? आज सुबह की क्लास किसी किसने की थी क्या? यस सर। हाँ, देखिए जिन्होंने सुबह की क्लास की ना उन्हें बहुत मजा आएगा। मैं जिस पेपर में ही आपको बता दूंगा कि डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, है ना। देखिए पेपर का है ना, ऐसा कोई मैं सुबह तो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे, आज थोड़ी किए हैं, आज तो पेपर का है। देखिए अब हमें बोला गया है, हमें पूरा पूरा मिल गया, तो बताइए ए कितना हो गया? 29 इंटू 25। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बी को सॉल्व कर रहा हूँ 500। सी कितना हो गया? 490 और डी कितना हो गया? 12 इंटू 49। चलिए अब अगली लाइन हमें बोली गई है क्वेश्चन में, इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी। बी एंड डी की इनकम का डिफरेंस हमें पूछा गया है। बी एंड डी के डिफरेंस हमें दिया गया है 13200। मुझे बताइए इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है? 12 इंटू 49 और 500 का डिफरेंस कितना है? 12 इंटू 49 कितना होता है? क्वेश्चन हटा दूं मैं? बाकी आप लोगों के पास पीडीएफ तो है ही, बैक कर करके देखते रहिएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। 12 इंटू 49, 12 इंटू 49 कितना होता है? 4, 8, 9, 17 और 18। क्या 588 होता है? यस सर। मतलब कि डी की वैल्यू 588 है। मैं यहाँ पे 588 ही लिख देता हूं। तो मुझे बताइए क्या 88 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है हमें? तो मुझे बताइए हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? इनकम ऑफ सी। क्या हमें 490 यूनिट की वैल्यू निकालनी है? क्या मुझे 88 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और क्या मुझे 490 यूनिट की वैल्यू निकालनी है? सही है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 13200 डिवाइडेड बाई 88। और मुझे निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है? 490। जिन्होंने सुबह क्लास की थी वो मुझे बताइए क्या हमें यही सॉल्व करना है केवल? यस सर। भाई जिन्होंने सुबह क्लास नहीं की थी ना वो तो इसे नॉर्मली इंसानों की तरह सॉल्व कर लेना, लेकिन जिन्होंने सुबह क्लास की थी मुझे बताइए इस ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6। नीचे का कितना आ रहा है? 8, 8, 16, 7। 7 आ रहा है। और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 4। 9 पर क्या 4? मुझे बताइए क्या यहाँ पे 7 होता है तो 7 को हटा के मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस। यहाँ पे 7 को काट के ऊपर 4 4 से मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 6 4 जा 24। डिजिटल सम कितना आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे? वहां पर 6 आ रहा है क्या? 6 और यहाँ पर 6 को 4 पे करने पे कितना आएगा? 24 का डिजिट सम कितना होता है? 6 ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 6 है? बी। बी। क्या और किसी ऑप्शन का डिजिट सम 6 है? नो सर। समझे मेरी बात? देखिए जो मैंने रेक्टेंगल में जो चीज लिखी है उसे कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कैलकुलेट कर सकता है इस क्लास में बैठा कोई बंदा, लेकिन बताइए क्या इतना जल्दी कोई कर सकता है? ये तो मैं पूछ के कर रहा हूं, इतना पूछ के थोड़ी करना होता है क्या? आप मन में करोगे तो बहुत तेज करोगे ना इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए बाकी जो नहीं है वो 11 से काट लेना इसे। इसे आप 11 से काटोगे 8 बार, ऊपर 11 से काटोगे 12 बार और आपका आंसर आ जाएगा।
तो बताइए क्या आप समझ पाए डिजिट सम से आंसर कैसे निकाला, और बाकी लोग भी समझ पाए होंगे कि 11 से काट के हम आंसर निकाल लेंगे ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं 11 से निकालना। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, लेकिन देखिए कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने डिजिट सम का यूज किया और हमारी बात बन सी गई थोड़ी थोड़ी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि नोट नहीं कर पा रहे हैं तो साथ साथ मत छापिएगा ना, साथ साथ छापने का तो क्या मतलब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास के आधे घंटे बाद बैठेगा और सारा छाप दीजिएगा, वरना कुछ सवाल बच जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं थोड़ी डीआई की थ्योरी भी बता दूंगा आपको। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ज्योमेट्री का एक सवाल है। सर एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, निगाह 25 सवाल करने हैं, ऐसे 5-5 मिनट भी एक सवाल के ऊपर निकाले तो आप खुद समझ 25 सर स्क्रीनशॉट लेनी है एक मिनट लास्ट। हाँ अभी निगाह जब क्वेश्चन हटाएंगे, अरे अब तो मैंने मिटा दिया। नहीं सर नीचे का स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो। हो गया सर। हाँ साथ साथ में छापिए, बस देखते रहिए। अगर आपको लग रहा है नोट करना तो आप नोट कर लीजिए। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा ना, सीजीएल का प्री का पेपर का पैटर्न फिक्स है, ऐसा ही पेपर आता है हमेशा, चाहे 18 का उठा लो, चाहे 19 का उठा लो, चाहे 20 का उठा लो, 15 क्वेश्चन तो सेट है, सेम आने ही आने। और इसीलिए कोई मुझसे पूछता भी था प्री के पहले कि मैं क्या करूं सर, तो मैं यही बोलता था कि 10 पेपर लगा जा रैंडमली उठा के। अगला सवाल ज्योमेट्री का है। अगला सवाल जो है वो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। देखिए आपने छोटी क्लासेस में जिन्हें ज्योमेट्री पढ़ी है, देखिए वो उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं पता है उनको पता है छोटी क्लासेस में सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जिनका शेप सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होती, वो सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है। एबीसी और पीक्यूआर का एरिया का रेशियो हमें दे रखा है, तो देखिए जो एरिया का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो अगर एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पीक्यूआर अगर हमें दे रखा है 64 डिवाइडेड बाय 81, तो इनकी करस्पॉन्डिंग जितनी भी चीजें होगी ना उनका जो रेशियो होगा वो होगा 8:9, स्क्वायर रूट होता है। अब हमें दिया हुआ है कि एडी की कोई मीडियन है पीटी, और एडी और पीटी इसकी मीडियन है, तो देखिए भाई जो इनकी मीडियंस होगी ना उनका रेशियो भी 8:9 ही होगा। तो ये है एडी और ये है पीटी। पीटी की वैल्यू हमें दे रखी है, पीटी की वैल्यू हमें दे रखी है 8/9 इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाई 10.8। तो भाई 9 से काट लो, ये 1.2 होता है, और एडी बराबर कितना हो जाएगा 12 × 8 कितना होता है 9.6। आंसर 9.6 है। भाई अगर एक दो टॉपिक है जिनमें आपको थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ रही तो कोई बात नहीं ना, डीआई वगैरह तो समझ में आएगा, कम से कम जोड़ बाकी गुणा भाग तो सबको आती है। देखिए बड़ा ही आसान सवाल था ये, आपको एग्जाम में सीधा ये गोला लिखना था और काम हो जाता। देखिए ये थोड़ी लिखते हैं, अब ये तो एग्जामिनर ने ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बहुत घर से भी करके आइएगा ना आप कल से, इन्हीं आपका ही फायदा है इसमें, मेरा तो क्या है। आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। देखिए आपके पास अभी टाइम है, जैसा कि आपको पता है फरवरी मार्च में पेपर होने की संभावना है, तो 7-8 महीने हैं। तो आप हर वीक भी एक पेपर करोगे तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, आप बाकी लोगों से कम 1500 सवाल ज्यादा लगा सर सकते। आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम। मेरे नेटवर्क में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, है ना, ऐसा जूम का ही फीचर है। आप एक बार अपना देखिए, है ना, एक बार अपना रिस्टार्ट कर लीजिए। वैसे कोई टेंशन नहीं है मेरे नेट में, मेरा नेट मुझे कभी धोखा नहीं देता। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ये डिस्प्ले कर दिया ना मैंने, हाँ देखिए बड़ा ही आसान सवाल है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3। देखिए अगर आप बहुत ढंग से देखें
तो आप अगर इस चीज को जैसे देखोगे तो मुझे बताओ क्या ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है? क्या ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये नेगेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है? तो ये जो गोला लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। चलिए देखिए, एक बात तो पक्की है कि आंसर जो है वो 30 या 60 है। जो थीटा की वैल्यू है वो 30 या 60 है। 45 कभी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 45 वैल्यू होगी तो हम चेक करके ही देख सकते हैं। 45 पे तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो 45 कभी वैल्यू नहीं होगी ना। जो वैल्यू होगी वो हमेशा होगी 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को मैंने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी तो आपको पता होगा कि ये किसके बराबर होता है? ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। आप वैसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं साइन कॉस रख के। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/3 के। तो कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/√3 के। बताइए कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए। हमसे पूछा गया है tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा। हमसे पूछा गया है tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, मतलब हमें निकालना है tan 60 प्लस कॉसेक 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5/√3। रैशनलाइज करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5√3/3। 5√3/3। बड़ा ही आसान सवाल था। और आपको अगर ये चीजें नहीं भी पता है ना, तो भी आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हर चीज को साइन कॉस में बदल लो, थोड़ा सा टाइम लग जाता। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही तेज है तो आप 30 या 60 पुट करके देख लेते। दोनों में से एक वैल्यू तो है ही है, क्योंकि हमें बोला है कि वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। ऐसी 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। भाई थीटा की वैल्यू 45 हो नहीं सकती, क्योंकि 45 हुआ तो ये 1 कट जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 45 तो पॉसिबल ही नहीं है। इधर 1 आएगा 45 रखने पे, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। वैल्यू केवल और केवल 60 ही पॉसिबल है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो ये डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट वैल्यू रख कर सकते हैं। हाँ निगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, थीटा की वैल्यू रख के डायरेक्ट निकाल लीजिए। जब मैंने थीटा की वैल्यू ही निकाल ली, क्या बताऊं कि डायरेक्ट वैल्यू रखनी है? भाई आपको पता ही है कि थीटा की वैल्यू 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है ये। और देखिए डायरेक्ट वैल्यू वगैरह आप रख पाओगे जब आप कम से कम 1000 क्वेश्चन निकाल चुके हो ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपके पास केवल 30 से 40 सेकंड होते हैं रिएक्ट करने के लिए। इस बात को समझिए आप। उस टाइम पे आपका दिमाग, अगर आपने गलती से इसमें 30 वैल्यू डाल दी ना, तो 60 में आपका पेन कांपने लग जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। डिटेल सॉल्यूशन कोई बड़ा नहीं है, 40-50 सेकंड में आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये बात पता होती तो आप सीधा ही इसको देख के बताते डिनोमिनेटर को कि ये cos स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। भाई जिन्हें ये बात पता नहीं है वो लिख लेना, और जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो भी लिख लेना ये बात। ये दोनों चीजें बराबर होती है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये चीज इसके बराबर होती है। और ये चीज तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो कुछ साइन कॉस में चेंज कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ लेते रहना स्क्रीनशॉट। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिपलेट्स का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन करने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। देखिए रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मेंसुरेशन में हमने पढ़ा है कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू ईच अदर। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एरिया बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब ये कोई रोम्बस है
तो ये उसका पहला डायगोनल है, ये उसका दूसरा डायगोनल है, तो ये जो होंगे ना वो सारे 90 डिग्री पे होंगे। आपको बताइए 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, सेम होता है ना। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरे से, कोई बात नहीं। और ये जो चारों एरिया होते हैं ना, ये रोम्बस के बराबर होते हैं, बिकॉज द डायगोनल्स आर एरिया बाइसेक्टर, मीडियंस का काम करेंगे ये। तो देखिए हमें बोला गया है, और जो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, और दोनों डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग होती है ना, d1 d2 होती है। तो डायगोनल 24 है, एक डायगोनल अगर 24 है तो मुझे बताइए क्या इसकी लेंथ 12 होगी? अगर ये पूरा डायगोनल 24 दिया हुआ है तो क्या ये 12 होगा? बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये वैल्यू हमें दे रखी है 13। तो आप मुझे बताइए ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 5 5 5 12 13, बहुत ही सिंपल ट्रिपलेट है। तो मुझे बताइए क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा? क्या इसका एरिया 30 डिग्री 30 होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू 5 इंटू 12। मुझे बताइए अगर इसका एरिया 30 है तो इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा, तो पूरा एरिया क्या 120 हो जाएगा? आंसर इज 120। बेहद आसान सवाल है ना ये। और ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट पे सवाल आते हैं, अगली बार कभी आएगा तो दूसरा ट्रिपलेट आ जाएगा, और ये सवाल रिपीट होंगे ना, आप मेरी बात को मानिए। आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो, उनके आपको 5 सवाल तो सबके सेम मिलेंगे, चाहे सीजीएल का उठा लो, चाहे एमटीएस का उठा लो, चाहे सीएचएसएल का उठा लो। और ये किसी कोई धोखेबाजी में मत रह जाना कि सीएचएसएल का पेपर तो 12th लेवल का है और हम तो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। भाई बहमबाजी निकल जाएगी किसी दिन, सीएचएसएल के पेपर लगा लोगे उस दिन। आगे बढ़ते हैं। सीएचएसएल के पेपर भी बहुत अच्छे आते हैं ना, कभी कभी, सारे पेपर नहीं आते लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे आते। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टैंडर्ड सवाल है, जिन्होंने अभी अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है उन्हें पता ही है, ऐसे सवाल हमने किए थे जहां मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी एक दिन पहले ही खत्म किया है हमने। तो आप लोगों को पता ही है ये वाले सवाल क्या होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ आइटम सेम करने होते हैं। पहली दुकान पे जाता है, वहां से कुछ ऑरेंजेस लेता है, हमने ऑरेंज वाले सवाल किए थे ना इसमें। तो पहली वाली होलसेल की मंडी में गया, पहली वाली शॉप से ऑरेंजेस उठाए, फिर दूसरी वाली शॉप से भी सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस उठाए ना। यहाँ पे सेम शब्द का बहुत सटीक उपयोग है। सबसे पहले वो एक दुकान पे गया और 15 ऑरेंजेस ले, 15 फ्रूट है ना, मैं आर्टिकल्स मान लेता हूँ, 15 आर्टिकल्स लेके आया 140 रुपए के, और इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेकर आया 10 रुपए के, 10 आर्टिकल्स 120 रुपए के। ध्यान रखना, यहां से जितने आर्टिकल लिए उतने ही आर्टिकल यहां से लिए हैं, और सारे के सारे उसने बेच दिए 132 रुपीज डजन पे, मतलब 12 आर्टिकल्स की कीमत 132 रुपीज है। मुझे बताइए यहाँ 15 आर्टिकल्स है, यहाँ 10 आर्टिकल्स है, क्या इस दोनों दुकानों से उसने सेम आर्टिकल खरीदे? क्या दोनों दुकानों से उसने सेम आर्टिकल खरीदे? बताओ सेम करने के लिए मैं क्या करूं? तो 10 और 50। हाँ देखिए, कुछ भी नहीं बोलना है, 10 और 50 कर देंगे क्या? भाई क्या 30 नहीं बना सकता हूं मैं इन्हें 2 और 5 से 3 से मल्टीप्लाई करके? देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको ऊपर ऐसे ऐसे आइटम बनाने हैं और नीचे उसके बराबर बनाने हैं। तो समझदारी है कि मैं इसे भी 30 बनाऊं, इसे भी 30 बनाऊं और इसे 60 बनाऊं, क्योंकि इन दोनों को बेच के इसने एक साथ बेचा है ना। तो इस वाले को तो मैं बनाता हूं 30, इस वाले को भी मैं बनाता हूं 30, और इस वाले को मैं बनाता हूं 60। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ? 280। क्या यहां से उसने 280 रुपए के फ्रूट खरीदे थे? अगर 30 फ्रूट खरीदे तो 280 रुपए के खरीदे, यहां से उसने क्या 360 के खरीदे? तो मुझे बताइए टोटल उसने खर्चा कितना किया? 640 रुपीज का खर्चा किया क्या टोटल उसने? क्या टोटल जो उसकी सीपी गई है वो 640 रुपीज की गई है? देखिए थोड़ा रिएक्ट कीजिए, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना भाई, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, आप में से काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है और अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो मुझे बताइए उसकी एसपी कितनी हुई है? 132 इंटू 5, 0 1 6 1
6 क्या 660 रुपए हुआ है? क्या 660 हुआ है? यस सर। कैलकुलेशन चेक कर लो, सब सही है ना? तो मुझे बताइए उससे कितने रुपए का फायदा हुआ है? 40 20 20 रुपए का फायदा कितने पे हुआ है? 640 पे इंटू 100। क्या यही मेरा आंसर होना चाहिए? क्या यही मेरा आंसर होना चाहिए? देखो 0 से 0 काट लो, क्या 200/64 मेरा आंसर होना चाहिए? क्या 200/64 मेरा आंसर होना चाहिए? आंसर किस में दे रखा है? फ्रैक्शन में दे रखा है, किस में दे रखा है? डेसिमल में दे रखा हो तो ज्यादा अच्छा है, हम सीधा ही डिजिट सम निकाल लेते, लेकिन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं ना। आप काट लो, काटा पीटी कर लेना। 4 से काट लो, ऊपर कितना हो जाएगा 50, नीचे कितना हो जाएगा 20। 4 से काट लेना, 8 से कट जाएगा क्या सीधा सीधा ही? 8 8 जा 64, और ये कितनी बार जाएगा 8 से? 25 बार। तो 25/8 इज माई आंसर, 3 1/8। वेरी इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, वही एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन किए हैं। आप जाके अपनी किताब खोलिएगा, भाई आपने कभी भी मुझसे पढ़ा हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी जाता है, मैंने आपको यही बताया होगा कि एक आदमी गया मंडी में, उसको एक जगह से उसने ऑरेंजेस खरीदे, फिर उसे दूसरी जगह और अच्छे दिख गए, उसने सेम ऑरेंजेस खरीद लिए। अब उसने गया और सारे के सारे बेच दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इनके प्रॉपर सॉल्यूशंस बनाइए, क्लास में नहीं बना पा रहे तो क्लास के बाद बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अपना कोर्स 50% तक खत्म कर चुके हैं ना, वो ये मत सोचो कि 4-5 बार थ्योरी हम नोट्स खोलेंगे तब बात बनेगी, नहीं। प्रीवियस ईयर, अरे डीआई तो डीआई हम एक साथ करते हैं ना लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोपोर्शन पढ़ा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है ना? बोलिए, कितने लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है? किसने नहीं पढ़ा है? बोलो। मैंने केवल एक स्टूडेंट ने पढ़ा है? सर मैंने नहीं पढ़ा। किसी ने नहीं पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन? सर नहीं पढ़ा? मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है भाई, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सीख लेना है ना। देखिए 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर प्रोपोर्शन में है 19, 28, 55 और 91। ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब आप नहीं है, इनमें से अगर x हम माइनस कर देंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। मतलब कि प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस बराबर होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। देखिए बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं मैं। देखिए क्लास में जब मैंने आपको प्रोपोर्शन पढ़ाया होगा तब मैंने बोला होगा कि एक काम करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर और इसको इधर, सॉल्व कर कुरा के एक्स की वैल्यू निकाल लेना। और इवन हमने क्लास में ऐसे सवाल किए भी है, आप अपने नोट्स देखोगे तो लास्ट में मैंने 1-2 सवाल कराए भी है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ना, ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। आप पेपर उठाओ 2019 के सीपीओ के, सीएचएसएल के, वहां आपको ऐसे सवाल काफी देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसको करने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है डायरेक्ट करने का। आप लोगों को मैंने एजेस वाले सवाल कराए होंगे, एजेस वाले सवाल में जब हम रेशो होता है तब हम उनका रेशो इक्वल करते हैं, उनका हम रेशो इक्वल करते हैं उनके डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। अगर आपको रेशो पढ़ा होगा, आपको रेशो का नॉलेज होगा, तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब रेशो निकालते हैं तब उनका डिफरेंस निकालते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऊपर वाले का डिफरेंस होता है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नीचे वाले का डिफरेंस होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुझे बताइए इन दोनों के 19 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस है? क्या 9 का डिफरेंस है? क्या इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है? मुझे बताइए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 55, 60 या 36 का डिफरेंस है? हाँ,
तो देखिए जो इसका डिफरेंस है ना उसको कर दो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और जो इसका डिफरेंस है उसको कर दो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं वही कर रहा हूं जो मैंने आपको एजेस में बताया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके डिफरेंस को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसके डिफरेंस से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और जब दो चीजें रेशियो में होती है और उनके एक दूसरे के डिफरेंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो इवेंचुअली जब आप ऐसा करोगे तब आपको एग्जाम में सीधा सीधा ये लिखना है 36 मल्टीप्लाइड बाई 19 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 9। इसके इन दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। भाई नहीं समझ में आ रहा ना, रट लेना। जिसने नहीं पढ़ा है ना रट लेना, ये सवाल बहुत आता है बहुत। आप पेपर उठा के देखो एक बार एसएससी का। इन दोनों के डिफरेंस को करना इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इन दोनों के डिफरेंस को करना इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और सामने सामने लिख देना। 9 से कट जाएगा ये 4 बार, 9 से कट जाएगा ये 4 बार। निकाल लोगे एक्स की वैल्यू, क्या आ रही है एक्स की वैल्यू? 76 माइनस 55 21, 4 इधर है 3 एक्स का, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। आप इसको सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन को, बड़ा ही आसान है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो एक्स की वैल्यू 7, रट लेना इस सवाल को, मैं बता रहा हूं इतना आता है ना ये सवाल। और भाई ये सवाल मैं आपको क्लास में नहीं बताता क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन क्लास में बताने कोई मतलब नहीं है ना, आप इतने मैच्योर होते नहीं है। आपको बेसिक मेथड बता दिया जाता है, बेसिक मेथड तो आसान है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लड़ाई करवा दो, सारा एक्स की काटापीटी कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल 100% आंसर 7 आएगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे, जैसा कि मैंने आपको क्लास में करवाया है। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत सही मेथड है, आप इसे ही यूज करेंगे आज के बाद, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो। आगे बढ़ते हैं, एवरेज का सवाल है। आपको मैंने एवरेज पढ़ाया होगा तब एक टाइप पढ़ाया होगा ओवरलैपिंग टाइप, यहाँ पे बस ओवरलैपिंग ही हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नीचे तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, ऊपर ही लिखा हुआ है। देखिए एवरेज में बहुत ही सारे सवाल किए हमने इसके, कम से कम 4-5-6 सवाल कराए होंगे मैंने आपको, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है वैसे। इसमें होता क्या है ना, ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई 28 नंबर है और शुरू के 14 नंबर का एवरेज है 74 और लास्ट के 15 नंबर का एवरेज है 84। सही लिखा गया मैंने 74 80, हाँ लास्ट के 15 नंबर का और ये शुरू के 14 नंबर का। मुझे बताइए कि टोटल 28 नंबर तो क्या एक नंबर दोनों में कॉमन है, ओवरलैप है? क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि एक नंबर दोनों में ओवरलैप कर रहा है। टोटल जो इनका एवरेज है वो है 77। मुझे बताइए क्या 77 का डेविएशन अगर मैं लू 14 नंबर से तो क्या 14 इंटू -3 का डेविएशन आता है? वही अगर मैं यहाँ पर डेविएशन लू 84 का, इससे 84 है या 83 है? 84 है। तो मुझे बताइए क्या 7 इंटू 15 का डेविएशन आता है? तो मुझे बताइए 14 इंटू 3 42 माइनस का, और ये प्लस का कितना है 105। तो मुझे बताइए अगर मैं इसमें से 42 को माइनस कर दूं तो क्या 63 आंसर आता है? मतलब कि 63 का पॉजिटिव डेविएशन आया है। इस बात का केवल और केवल एक ही मतलब है कि ये जो नंबर गया ना वो एवरेज से 63 ज्यादा था, मतलब ये अमीर था। और अमीर आदमी कहीं जाएगा तो बाकी गरीबों को नुकसान होगा। और अगर 14 नंबर को हम निकाल दें तो ये जाएगा तो बाकी सबका 63 लेकर जाएगा। बचे कितने टोटल? 28 में से अगर एक चला गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 14th नंबर चला गया तो एवरेज के साथ क्या होगा? 14th नंबर चला गया तो वो अपने साथ एवरेज से 63 एक्स्ट्रा भी ले जाएगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई अमीर आदमी शहर छोड़ के जा रहा है तो शहर की ओवरऑल जो संपत्ति वो तो कम हो जाएगी ना। संपत्ति थी कितनी 77, ले जा कितना रहा है वो 63 ले जा रहा है, जो कि 27 लोग लेके बैठे थे उधार इसका। भाई काट लो 9 से, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 7 बार। तो मुझे बताओ 77 माइनस ये 7 बार ही गया ना, हाँ। तो मुझे बताइए क्या ये 2 1/3 है? क्या ये 2 1/3 है?
क्या 77/3 को क्या मैं 2 1/3 लिख सकता हूं? मैंने आपको सिखाया है ना बड़े में से मिक्स्ड फ्रैक्शन को काटना। 77 में से काटो 3, 74 2/3, 74 2/3 इज द आंसर। ऑप्शन चेक करोगे, 74 2/3 इज द आंसर, 74.666666 इज द आंसर। तो आंसर है बी ऑप्शन। देखिए ज्यादा कुछ लिखना नहीं था ना, डायग्राम वायग्राम थोड़ी बनाने थे आपको। आपको एग्जाम में बस ये लाइन से शुरू करना था और 3-4 लाइनें लिखनी थी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब और भी बहुत तेज है तो आप सीधा -42 + 105 लिखते, +63 लिखते। मैं आपको बिल्कुल हाई फाई नहीं बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल छती गिरा दे, आग ही लगा दे, ऐसा ताकि कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी इसे देखे तो वो समझ पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, हम बिल्कुल वैसे नहीं कर रहे, बचकानी हरकतें नहीं करेंगे जैसे हमने क्लास में सीखा है। थोड़ा तो एग्जाम के स्टाइल में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पेपर है ना, आपको एग्जाम में 25 मिनट में सॉल्व करना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है सर्कल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लगभग एसएससी सीजीएल 2021 की हर शिफ्ट में आया है। लगभग हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। मतलब ये मान लो कि अगर 10 टोटल 21 पेपर हुए उनमें से 15 में तो आया ही हुआ ये वाला क्वेश्चन। बहुत रिपीट हुआ है, इवन सीएचएसएल के भी बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन आया था, और ये पहले सीपीओ में भी पूछा गया है। देखिए ऐसा कोई नया सवाल नहीं है ना इस पेपर में, ऐसे सारे सवाल एसएससी पहले पूछ चुकी है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है। एडी, ए बी सी डी। एडी को प्रोड्यूस किया गया, ए बी और डीसी को प्रोड्यूस किया गया ना, ए बी सी डी। ए बी और डीसी को प्रोड्यूस किया गया, ये कहां पे मिली जाके, यहां पे, और ये कहां जाके मिली, ई पर। एडी और बीसी को एक्सटेंड किया गया और ये कहां जाके मिली, नीचे एफ पर। बड़ा ही आसान सवाल है ना। डायग्राम मैंने बना दिया आपके सामने, ये मैंने बना दिया है कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबी को एक्सटेंड करो, डीसी को एक्सटेंड करो, वो जाके ई पे मिलेगी। एडी को एक्सटेंड करो, बीसी को एक्सटेंड करो, वो जाके एफ पे मिलेगी। अब हमें बोला गया कि जो एडीसी है ना वो 78 डिग्री है, बीईसी ये वाला जो एंगल है वो है 52 डिग्री, और हमें बोला गया है कि ए एफ बी, हमें ये वाला एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ये अगर 78 है तो क्या ये वाला एंगल भी 78 डिग्री होता है? मैं रेड पेन से बनाता हूं ना, जो बाद में मैं कर रहा हूं, जो ब्लैक पेन से बनाया हुआ उतना हमें क्वेश्चन में गिवन था। मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या ये भी 78 होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट के बगल वाला एंगल बराबर होता है इसके। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको इतना तो पता ही होगा कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस है, और ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा है। चलिए हमारे पास ये आ गया, तो मुझे बता दो क्या ये अगर 78 है, ये 52 है, तो क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो? कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कितना होगा ये वाला एंगल, बताइए। भाई पढ़ा लिखा है कि नहीं जो किसी ने आप में से? भाई निगाह बताइए, प्रज्ञा बताइए। 28 डिग्री। अरे आंसर 28 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 80, 80 के पास 130, 130 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये वाले जो एंगल होता है, इसमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमेशा 180 प्लस थीटा होता है। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाले दोनों का सम कितना होता है? 180 प्लस थीटा। ये वाले दोनों का एंगल कितना है? इन दोनों का एंगल है 180 प्लस 28, तो ये वाला एंगल जो होगा ना वो 28 डिग्री का होगा। यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी यूज हुई है बस, सिंपल सी। पहली वाली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दूसरी वाली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और तीसरी वाली जो मैंने उधर लिखी है। तीनों ही बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो बहुत हाई फाई प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा मैटर है।
और भी दूसरी प्रॉपर्टी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। 28 का कैसे बताया? अरे निगाह, मैंने उधर प्रॉपर्टी बना के बताई है ना कि अगर वो वाला एंगल थीटा होता है तो उसके जो नीचे वाले दोनों एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 प्लस थीटा होता है। उधर देखिए कोने में मैंने बनाई है, और ये आपकी नोट्स खोलिएगा उसमें भी आपको सेम डायग्राम दिखेगा कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही आसान सवाल, इस सवाल को तो पेन भी नहीं उठाना है, सीधा ऑप्शन मार्क कर देना है 1, बिना मिटाए लिख देता हूं मैं। कॉट 25 मल्टीप्लाइड बाय कॉट 55, कॉट 25 दो बार आ रहा है क्या? कुछ गलत है ना, यहाँ पे 35 आएगा एक जगह भाई, एक जगह 35 आएगा। जो 25 है वो गलत है, एक जगह 35 आएगा। कॉट 45 मल्टीप्लाइड बाय कॉट 55 मल्टीप्लाइड बाय कॉट 66, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। देखिए कॉट 65, देखिए इसको मैं tan 25 कर सकता हूं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। इसको मैं tan 35 कर सकता हूं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। और cot 45 की वैल्यू होती है 1। देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन tan b सॉरी cot a cot b, इस क्वेश्चन के लिए cot a cot b बराबर 1, ये होती है प्रॉपर्टी। तो भाई cot a cot b क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है? यस। क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है? यस। तो ये तो हो गया 1, बचा हुआ जो है उसका आंसर आ गया 1। चलिए बड़ा ही आसान सवाल है ना ये, डीआई आ गया, चारों डीआई हम एंड में करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। मैं लिख लेता हूं इस सवाल को। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से करके ऑप्शंस में चेक कर लेना, लेकिन वैल्यू पुटिंग करना या समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या करना है, आंसर जो है वो वेरिएबल में cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप अपने नोट्स खोलोगे उसमें आपको ये वाला पैटर्न कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा आपको ये वाला पैटर्न, और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। ऑप्शंस जो भी है वो आंसर में आ ही जाएंगे हमारे। देखिए अगर मैं थोड़ी सी समझदारी दिखाऊं और इस वाले पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, स्क्रीन पे मेरे क्वेश्चन आ रहा है ये, मैं इसके न्यूमरेटर में साइन मल्टीप्लाई कर दूं, इसके इसमें साइन और इसमें दोनों में साइन अगर मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ का न्यूमरेटर बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा। बेवकूफी होगी अगर आप इसको 1 बाय साइन थीटा लिखे और इसको 1 बाय साइन थीटा लिखे। आप स्टेप बढ़ा रहे हैं अपनी, इवेंचुअली आना तो यही है उसमें भी। प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, उसको ऐसा कैसे रहने देते हैं, एलसीएम लूंगा मैं तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको करा इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ आया 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये आया ऊपर आया 2 और नीचे आया cos स्क्वायर थीटा, तो ये इवेंचुअली पूरा कितना बन गया 2 sec स्क्वायर थीटा। ये जो पूरा इधर वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व करके 2 sec स्क्वायर थीटा बन गया। तो अब ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर बचा हुआ है, तो क्या आया 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, तो आंसर कितना होगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके करते हो तो भी आप 1 मिनट में तो इस सवाल को कर ही लोगे, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ठीक ठाक सा हाथ है तो। और ये कोई बहुत तगड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना यार प्री में अब आपको इतना तो पता ही होगा यार, आप ग्रेजुएट हो कि साइन थीटा 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। भाई इतना तो आना चाहिए ना, देखिए आप 10th पास करके आए हो तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखो, देखो हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए, 10-10%, 5-5%। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई पूछे एलिगेशन क्या होता है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो एलिगेशन क्या होता है। अगला सवाल,
ये सवाल भाई इतना पूछा गया है एसएससी के, एसएससी ने इस सवाल को इतना पूछा है कि मतलब हद कर दी है सवाल के साथ। नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत रिपीट। पिछले साल के कोई भी पेपर उठा लो, इस साल का सीएचएसएल उठा लो, इस साल का सीपीओ उठा लो, इस साल का सीजीएल उठा लो, आपको हर दूसरे पेपर में ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए आप जैसे 5 पेपर कर लोगे ना, आपको छठे पेपर से लगने लगेगा कि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। फिर मैं आपको बोलूंगा याद करो उस शिफ्ट में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर हमने आगे भी पेपर सॉल्व किए तो, है ना। देखिए आप लोग करके नहीं लाते हो तो फिर बात नहीं बनती है। आप लोग करके लाओ, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई करना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। देखिए ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। जो भी नंबर सिस्टम पढ़ रहा है, ये हम आने वाले 3-4 दिन में वैसे भी पढ़ने वाले हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक नंबर है वो 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, 3, 7, 11 आर को प्राइम नंबर, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। तो वो नंबर 231 से भी डिविजिबल होगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 7 से भी डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 11 से भी डिविजिबल है, तो नंबर वो पक्का इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन 231 से भी डिविजिबल होगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 676xxxy को अगर हम 231 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर जो है ना, ये जो लिखा हुआ आपके सामने, ये नंबर इन तीनों से डिवाइड होता है। अगर ये नंबर तीनों से डिवाइड होता है तो ये नंबर पक्का 231 से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम ये नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे कि आप मेरी बात सुनो, मैं अगर आपको बोलता हूं कि 28 को करना है 9 से डिवाइड, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 28 को तो रिमाइंडर आएगा 1। तो क्या मैं ये बोलना ठीक रहेगा कि 28 में से 1 घटा लो फिर 9 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? रिमाइंडर को अगर मैं ऊपर वाले से माइनस कर दूं तो सही हो जाएगा ना, मेरा सेट हो जाएगा सिस्टम। तो मैं क्या करता हूं ना, इस एक्स वाई को 99 मान लेता हूं, 99, और मैं देख लूंगा जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर से माइनस कर दूंगा। डिवाइड शुरू करते हैं हम 231 से। क्या 231 से ये 3 बार जा रहा है? नहीं जा रहा, ये 2 बार ही जा रहा है। और ये जा रहा है 462 से, ये आया 4, ये आया 2, ये आया 2। क्या मैंने ठीक किया है? हाँ। अब उतारा हमने 9, तो क्या बताओ 231 9 टाइम्स जा रहा है क्या? 9, 7, 2, 18, 20। हाँ जा रहा है ये, नहीं सही कहना मैंने, 9, 7, 2, 18, 20। 9 टाइम्स किया तो 2079 आया, 0। हेलो सर। यहाँ पे 1 आएगा ना ये। हाँ 14 में से 7 आया है 70। अब मैंने उतारा 9, अब मैंने डिवाइड किया इसे 3 टाइम्स से, तो 3 टाइम्स में कितना होगा? 693। 693। तो बचा कितना? 7 और उधर से 9, तो क्या 16 बच गया रिमाइंडर? क्या रिमाइंडर 16 बच गया? अगर मैं एक्स वाई को 99 से रिप्लेस कर दूं और अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बच गया 16। मतलब अगर मैं इस नंबर में से 16 घटा दूं ना, अगर मैं 67699 में से 16 घटा दूं ना, तो मैं वो नंबर ले आऊंगा जो डिवाइड होता है किससे? 231 से। इसका मतलब ये था, ये वो नंबर है जो डिवाइड होता है 3 से भी, 7 से भी और 11 से भी, क्योंकि ये नंबर 231 से डिवाइड होता है। अब हमें बोला गया है कि ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3x माइनस 5y की वैल्यू बताओ। 24 माइनस 15, क्या 9 इज द आंसर? 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए डिवीजन है, आप कितना तेज कर सकते हो वो आपके ऊपर है, पर क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। देखो आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हो 99 की बजाय, लेकिन 99 ज्यादा अच्छा है। आपको कुछ करना नहीं है, 0 लोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, 99 लोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने जिंदगी में कभी भी आएगा और आएगा ही। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में क्वेश्चन वापस दिखेगा, चाहे टेस्ट सीरीज में दिखे, चाहे प्रीवियस ईयर में दिखेगा। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई की जगह 99 रखोगे, खिड़की बनाओगे, 231 से उसे डिवाइड करना शुरू करोगे, जो रिमाइंडर आएगा, इन दिस केस द रिमाइंडर इज 16,
16 को आप माइनस कर दोगे 67699 से, और आंसर हमारा क्या हो गया 67683। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, जो चाहिए वो हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है कॉर्ड परपेंडिकुलर वाला, एसएससी ने बहुत पूछा है वो क्वेश्चन। देखिए भाई, प्री का तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो कोई नया क्वेश्चन हो, जो कोई मेरे को बोले कि सर ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पहली बार पूछा है। अगर आप एसएससी के पेपर पैटर्न से थोड़ा बहुत भी फेमिलियर हो तो आप बोलोगे कि नहीं सर, पेपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पूछा है एसएससी ने। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये उस पर परपेंडिकुलर है, और ये रेडियस है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये परपेंडिकुलर हमने डाला है सर्कल में, ये सेंटर है। कॉर्ड की डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, 21। तो ये कितना होगा 10.5, बिकॉज जो कॉर्ड पे अगर सर्कल से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। और ये कितना होगा 12.5, बिकॉज अगर डायमीटर 25 है तो रेडियस 12.5। हमें एक्स निकालना है। देखो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 12.5 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस कर दो, प्लस करने पे कितना आ रहा है इनको, 12 को 10 से प्लस कर दो क्या 23 आ रहा है, और एक बार मल्टीप्लाई कर दो भाई ये इसके बराबर है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना होगा माइनस करने पे 2। आंसर इज अंडर रूट 46। आंसर इज अंडर रूट 46। कुछ नहीं करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स हमें दे रखी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर लगाया, सीधा। अब यहाँ पे दिमाग मत लगाने लगना है कि कोई ट्रिपलेट का कुछ खजाना ढूंढ ले हम। भाई एक सेकंड में क्लिक नहीं करता है, सॉल्व कर लो, कोई इतना टफ भी नहीं है। इन दोनों को एक बार प्लस करना और इन दोनों को एक बार माइनस करना। ट्रिपलेट सोचने में इतना टाइम मत लगाया करो, अगर नहीं समझ में आ रहा सीधा सीधा कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत आसान होगा। 12.5 10.5 ऐड किया 23, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आया 2। आंसर इज रूट 46। वेरी इजी क्वेश्चन ना ये, सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है ना, आप लोगों ने क्लास में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने ज्योमेट्री का, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे ही बताया होगा कि 95% क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे ही आता है, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है। सिमिलैरिटी में हमें बोला गया है कि जो एबीसी ट्रायंगल है वो सिमिलर है पीक्यूआर ट्रायंगल के, और हमें बोला गया है कि जो दोनों का एरिया है उनका रेशियो है 144:49। आज की क्लास में मैंने बताया है अगर दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर, वो ट्रायंगल नहीं है वो आर है ना, ट्रायंगल आगे आना चाहिए, तो ये है 144/49 के, तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इनके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। मतलब इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ना उनका रेशियो 12/7 होगा, एरिया का रेशियो का स्क्वायर रूट। तो भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी आर, हमें पी आर निकालना है, हमें एसी चाहिए। हमारे पास एसी की वैल्यू है 9, पी आर हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू क्या 12/7 के बराबर है। ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, आंसर इज 21/4। पी आर की वैल्यू 21/4। बहुत ही बेसिक सवाल है ये सिमिलरिटी का। अगर जिनने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है उन्हें हो सकता लग रहा हो कि क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई ये बहुत, मैं बता रहा हूँ ये पहली क्लास में पढ़ लेते हैं हम सिमिलरिटी की। जो दोनों ही सवाल किए हैं ना हमने सिमिलरिटी के, दोनों के दोनों फर्स्ट क्लास के सवाल है। जिन्होंने पढ़ी है वो अपनी जाके नोट्स की कॉपी खोलिए, सिमिलरिटी की जहां हेडिंग डली हुई है उसके पहले पेज पे मैंने एक बहुत बड़ी सी लाइन लिखवाई होगी, मीडियन का रेशियो, साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 4, 21/4। नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का, ऑल्टरनेट डेज का सवाल है। भाई सवाल मतलब ठीक सवाल है ये, मतलब एग्जाम के हिसाब से बहुत ठीक सवाल है ये। 1 मिनट में इस सवाल को करने के लिए आपके कंसेप्ट काफी अच्छे होने चाहिए।
फिर देखो 2 मिनट में तो सब कर लेंगे ना, ये बात मान के चलो, जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना वो इस सवाल को 2-3 मिनट में आराम से कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए और बी काम करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, बी पहले आता है और ए बाद में आता है। देखिए कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। कभी आपके साथ ऐसे ऑल्टरनेट वर्क वाला क्वेश्चन आया और आपको पता लगे कि जो काम है ना वो 11 1/3 डेज में कंप्लीट हो गया है, ऐसा आपके सामने कहीं लिखा हुआ आ जाए, तो मुझे बताओ पहले काम कौन करने आ रहा है? बी, फिर आ रहा है ए। सबसे पहले इन दोनों में 5-5 बराबर बांट दो, 5-5 इन दोनों में बराबर बांट दो। अब छठे दिन कौन काम करने आया होगा? 11वें दिन कौन काम करने आया होगा? बी। और जो आखिरी का 1/3 है वो इसके पास जाएगा। तो आपको कभी स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहले जो सबसे छोटा इंटीजर हो ना, पूरा पूरा जिसको आप 2 टुकड़े कर सको, उनको बांट दो 5-5 में। फिर आपको पता है अगले दिन तो बी काम करने आएगा और ये 1/3। तो चलो ये बात तो पक्की हो गई कि इसने किया है 5 1/3। क्या इसने 16/3 डेज काम किया है? और इसने 6 डेज काम किया। यहां से हमें एक बात पता लग गई, बस अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अगर ए पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है तो 16/3 डेज में उसने उस काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया होगा? अगर ए 24 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है तो क्या उसने, देखिए एक काम को वो करता है, एक यूनिट ऑफ वर्क को वो करता है 24 डेज में करता है वो एक यूनिट वर्क। एक काम को एक दिन में वो कितना काम कर लेता है? 1/24 दिन, 24 यूनिट। तो मुझे बताइए 16/3 डेज में उसने कितना काम कर लिया होगा? 16/3 डेज में उसने कितना यूनिट ऑफ वर्क कर लिया होगा अकेले ने? क्या उसने 2/9 पार्ट ऑफ द वर्क अकेले ही किया होगा? यस सर। ए ने पूरी पिक्चर में 2/9 वर्क ऑफ पार्ट ऑफ द वर्क किया। भाई ऐसे सुबह हमने बहुत सारे सवाल किए हैं ऐसे, अभी जो टाइम एंड वर्क खत्म करके आए हैं। ए ने इतना वाला पार्ट खत्म किया, तो मुझे बताओ बी ने कितना पार्ट किया खत्म 6 दिन में? अगर ए ने 2/9 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किया है तो बी ने कितने पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किया है 6 दिन में? 7/9 पार्ट ऑफ द वर्क। भाई 1 - 2/9 क्या होता है? 7/9। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि बी ने 7/9 पार्ट ऑफ द वर्क कितने दिन में किया होगा? तो आंसर इज 6 डेज। आंसर है इस क्वेश्चन का 6 दिन। यही पूछा गया है, जितना बी ने किया है उतना ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी ने 7/9 पार्ट ऑफ द वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया होगा। पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे आपकी। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, आपके कंसेप्ट हिले हुए नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। बचकाना सवाल नहीं है ये कि ए आता है बी आता है दोनों कर जाते हैं, वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहेंगे हम इसे एग्जाम के हिसाब से ना, घर पे बैठ के आसान लगता है। नोट कर लीजिए ना, इसे छाप लीजिए। पे जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उनको समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो बड़ा ही आसान सवाल था। देखिए अगर आप 16/3 पे पहुंच चुके हैं ना, तो आप 16/3 डिवाइडेड बाई 24 करते 2/9 निकालते। अगर ए ने 2/9 काम किया है तो बी ने 7/9 काम किया होगा और आंसर इज 6। आप विद इन 30 to 40 सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप ऊपर वाला ब्रेकिंग वाला सिस्टम आपको आता है और आप सीधा लिखते कि भाई ए अगर उस पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है तो 16/3 काम को उसने कितना वाला पार्ट कर लिया होगा? उसने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा अपने काम में। और आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2/9। अगर ए ने 2/9 काम किया तो बी ने 7/9 काम किया, और बी ने 7/9 कितने दिन में किया है? 6 डेज में। लेकिन मैंने आपको बेसिक से भी पूरा बता दिया। डीआई अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन तो एसएससी ने क्यों ही पूछा मुझे समझ में नहीं आता है। भाई जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना अभी अभी, वो इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, इस क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ लो। खैर मतलब एसएससी कैसे गुमराह करती है वो इस क्वेश्चन से पता लगेगा आपको। देखिए ये जो सवाल होते हैं ना ये तो बोनस में मिले हैं। मतलब एसएससी ने बोला है कि भाई 1 सेकंड में करो और आगे निकल। तो देखिए इस पेपर में आपको 3 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जो 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है। वो कॉट वाला क्वेश्चन,
और एक ये वाला क्वेश्चन, ऐसे 3-4 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल 5-5 सेकंड में हो सकते थे, और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें आप 2 मिनट भी स्पेंड कर दो तो भी चलेगा। जैसे जो सबसे पहला वाला सवाल कराया था मैंने आज की क्लास में, वो सवाल था 1 से सवा मिनट का सवाल, और जो अभी हमने अभी सवाल किया था ये भी 1 मिनट का सवाल था, टाइम एंड लगता है एग्जाम में। लेकिन ये वाला सवाल है, इसको तो देखना है और माउस से क्लिक करना है और आगे निकलना है। और ये सवाल एसएससी क्यों डालती है? माइंड गेम्स, एसएससी के माइंड गेम्स है ये। आप इस सवाल को सर बी पहली बार बी पढ़ोगे तो ऑप्शन। आपको लगेगा यार इतना आसान सवाल तो हो नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन में पहली सर लाइन बी बोला गया है कि प्रॉफिट है वो 21% है। हाँ भाई आंसर तो बी है, मार्क हुआ है आंसर तो। पहली लाइन में बोला गया कि प्रॉफिट इज 21% और आगे कुछ कुछ दिया हुआ है। अब भाई जब प्रॉफिट 21% है तो सीपी अगर 100 होगी तो एसपी तो 121 होनी चाहिए ना, तभी तो यस प्रॉफिट सर 21% का क्या मतलब है। अब देखो एसएससी ने आगे वाली पिक्चर फालतू ही दे रखी है, 21% का डिस्काउंट दिया उसकी प्रिंट प्राइस पे और रेशो बताइए, मतलब वो एसएससी फालतू माइंड गेम खेल रही है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है ना, बच्चे इतने तरीके से वायर्ड हो चुके होते हैं कि जब इस क्वेश्चन को वो खोलेंगे ना, वो पता है क्या करेंगे, सीपी माइनस प्रॉफिट बराबर डिस्काउंट से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट उससे प्लस कर देंगे और सीपी रेशियो एमपी निकाल देंगे। हमें हमेशा सीखा है सीपी रेशियो एमपी निकालना, अगर हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया जाए तो। आपने अभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इससे कर दो माइनस, इससे कर दो Yes, डिस्काउंट sir. माइनस, इससे कर दो प्रॉफिट प्लस, इसमें प्रॉफिट प्लस कर दो 100 में, इसमें कर दो माइनस, और रेशियो ये निकाल देंगे और आंसर निकाल देंगे हमारा। बहुत बढ़िया। लेकिन वो गलत है, क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से वायर हो चुके हैं कि जब भी हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दिखता है और उनका रेशियो निकालना होता है हम खुद पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट्स की यही तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की पहली लाइन ही बोल रखी कि प्रॉफिट 21% है, तो भाई रेशियो हमेशा और हमेशा यही रहना है। एसएससी बस आपके दिमाग के साथ खेल रही है। क्वेश्चन हमारे सामने है अलजेब्रा, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बोला था कि एसएससी सीजीएल में 2017 में पहली बार पूछा गया था x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। मैंने आपको इवन x की पावर 7 तक भी पढ़ाया है, 7 तो एसएससी ने आज तक कभी पूछा भी नहीं है। तो इसका क्या होता है, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिखना नहीं है ना फॉर्मूला एग्जाम में, एग्जाम में तो ये आप जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं बस, ये होता है फॉर्मूला। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 4 दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 4, तो मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यू 14 होगी, k स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 64 माइनस 12, क्या इसकी वैल्यू इतनी होगी k क्यूब माइनस 3k और माइनस 4। तो मुझे बताइए 14 मल्टीप्लाइड बाई 52 माइनस 4, क्या ये मेरा आंसर होगा? सॉल्व कर लीजिए, यूनिट डिजिट चेक करोगे पर यूनिट डिजिट तो दो क्वेश्चन की सेम है। चलो देखो एक मस्त चीज बताता हूँ, 14 इंटू 52 माइनस 4 करना है ना हमें, 14 इंटू 52 माइनस 4 करना है मुझे। मुझे बताओ इसकी इसकी डिजिट, इसका डिजिट सम कितना है? 5. 5। इसका डिजिट सम कितना है? 7 इन दोनों का डिजिट सम कंबाइन कितना है? 35. 8। 8 में से क्या माइनस किया हमने? 4. मतलब जो आंसर आना चाहिए उसका डिजिट सम 4 आना चाहिए ना। चेक करो किसका डिजिट सम 4 है, क्या पहले वाले का 4 है? नहीं, पहले वाले का तो 7 है सर, सेकंड वाले का तो सर 2 है, 20 आ रहा है, थर्ड वाले का है 18, थर्ड वाला कितना है 18, थर्ड वाला आंसर है नहीं। लास्ट वाला चेक करो, क्या लास्ट वाले का डिजिट सम 13 आ रहा है, क्या उसका 4 है? Yes, sir. समझे मेरी बात? अब आप इन कैलकुलेशन में भी लगा सकते हो भाई, जो बिल्कुल अनजान भोला बच्चा है वो इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखो एक समझदार बच्चे ने क्या बोला कि जो आंसर आएगा उसका मुझे तो पता नहीं लेकिन उसकी आखिरी डिजिट 4 आएगी। आम जिंदगी जिसको जो बिल्कुल ही गया बीता है ना वो तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, और 95% बच्चे मल्टीप्लाई ही करेंगे, मान के ले लो मेरी बात, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है अपने आप पे, कि उन्हें पता है कि भाई यूनिट डिजिट उनसे लगेगा ही नहीं, यूनिट डिजिट पे भी कतरा जाएंगे वो, और ले लेंगे 1.5 मिनट। लेकिन दूसरा बच्चा अगर इसे सॉल्व ना करना चाहे तो सीधा यूनिट डिजिट से कर ले भाई, डिजिटल सम लगा के।
देखिए आज सुबह ही आपने पढ़ा और इसी पेपर में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता दूंगा जो आप बिल्कुल डिजिट सम से बड़ी आसानी से कर सकते थे। ये है वो क्वेश्चन। बाकी 14 इंटू 52 को मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार। बस खेल उसका है जिस एक ने किया 30 सेकंड में, एक ने किया 5 सेकंड में। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अलजेब्रा का। भाई सीआई और एसआई में कई क्वेश्चन रुलाते हैं सबसे ज्यादा बच्चों को पेपर में। इस बार जब बच्चे पेपर देके आ रहे थे तो रो रहे थे कि भाई सीआई और एसआई के पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अभी मैं कराता हूं आपको यहाँ का सीआई एसआई का सवाल। x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 16/15। मुझे बताओ इस चीज का आप एलसीएम लोगे तो क्या एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 16/15। क्या इस चीज का हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, क्या अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो क्या एक्स वाई की वैल्यू 15/4 नहीं आ जाएगी। अगर मैं ये एक्स प्लस वाई वाली वैल्यू इसके न्यूमरेटर में रख दूं तो क्या एक्स वाई की वैल्यू 15/4 आ जाएगी। मेरे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी है, मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू भी है। फॉर्मूला मुझे पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy। वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वाई कितना है 4, ये कितना है, सॉरी 4 का स्क्वायर है ना, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 15/4। सॉल्व कर लो, दिस इज योर आंसर 4564। डिजिट सम लगाओगे इसमें, डिजिट सम लगाओगे इसमें, बताओ पहले वाले का डिजिट सम कितना है, पहले वाले का डिजिट सम कितना है बताओ 4। अगले वाले का कितना है, ब्रैकेट में कितना है 7 माइनस 7 इंटू 3 इंटू कितना मल्टीप्लाई में हो रहा है ये 6, क्या 18 आ गया, क्या इसके न्यूमरेटर का डिजिट सम 18 आ गया। यस सर क्या वो हमेशा 9 का मल्टीपल है, वो हमेशा 9 तो उसमें रहेगा ही जिंदा, तो क्या इसका डिजिट सम 9 आएगा। यस सर क्या इस वाले ब्रैकेट के अंदर का जो डिजिट सम है 9 को मैं इग्नोर कर दूं तो क्या 7 आएगा इसका डिजिट सम। यस सर 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है 28। 28 का डिजिट सम का मतलब क्या होता है 1। आंसर वो है जिसका डिजिट सम 1 है, मेरा आंसर वो है जिसका डिजिट सम 1 है। भाई देख लो, बड़े आसान आसान ऑप्शन है, क्या बी ऑप्शन का डिजिट सम 1 है, बाकी किसी ऑप्शन का डिजिट सम 1 है नहीं। देखिए मेरे क्वेश्चन नहीं है, पेपर के क्वेश्चन है ये। मैं नहीं कह रहा कि आप इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन भाई जब आप माइंड में ये चीज करोगे ना कि ये 4 ये 4 ये 9 7 माइनस 9 माइनस 2 मतलब 7 7 इंटू 2 28 28 का मतलब 1, आंसर वो जिसका ऑप्शन ए है। ये चीज 10 सेकंड में हो जाएगी, आप पेन से करोगे सेकंड 20-25 सेकंड लेगी। बस गेम इसी चीज का है, आगे भी मैं बता दूंगा आपको। और मैं अननेसेसरी कभी कभी बता रहा हूँ ना, जैसे इस कैलकुलेशन में कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप एप्लीकेशन वाला पार्ट समझ पाओ कि हमारे पेपर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सुबह वाली क्लास आज ही हुई है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का हल्का हल्का सा क्वेश्चन है। ये वाले सवाल तो भाई बोर्ड मास आपको पता ही होगा, छोटी वाली क्लासेस में हमने पढ़ा है। 20 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। सही तो लिखा है ना भाई, देख लेना वरना गलती हो जाएगी। देखो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ ये कितना होगा 40, 20 डिवाइडेड बाई 40 कितना होता है 1/2। 9 डिवाइडेड बाय 6 है, आपने 8 लिखा। कुछ गलत लिखा है मैंने, अच्छा 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 ठीक है सही बोल रहे हैं आप। नहीं मुझे बताओ क्या इस पूरे को सॉल्व कर लिया हमने, इधर वाले को क्या 5 ऑफ, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये हुआ 40, 20 डिवाइडेड बाई 40 क्या 1/2 होता है मल्टीप्लाइड। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये होगा 3, 8 9 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। ब्रैकेट के बाद डी आता है ना, बॉड मास का मतलब क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस। ब्रैकेट सॉल्व करो, सबसे पहले डिवाइड कितना हुआ
10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई इंटू 2 20 ऑफ है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे ऑफ है भाई, ऑफ पहले होगा भाई, ऑफ 20, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया जल्दी जल्दी में। ये चीज होगी 10 डिवाइडेड बाई 40, मतलब ये वाली पूरी चीज हो जाएगी 1/4। तो ये हुआ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 माइनस 1/4। 9/4 माइनस 1/4 कितना होगा? 8/4। 8/4 का क्या मतलब हुआ? 2। आंसर इज 2। भाई देखिए बोर्ड मास का बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर अमित सर अभी एक दिन मैंने टाइम टेबल में देखा था, बोर्ड मास आ रहा था, आप लोग पढ़ते होंगे कहीं तो। और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना, नंबर सिस्टम जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा ये वाला चीज। बाकी भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि पहले डिवाइड होता है या पहले मल्टीप्लाई होता है या पहले प्लस होता है या पहले माइनस होता है, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए भाई। ये वाला सवाल एसएससी की सीएचएसएल और सीजीएल की हर शिफ्ट में पूछा गया है। ये जो सवाल अभी डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, हर शिफ्ट में ये वाला सवाल पर्टिकुलरली पहली बार एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन भाई हमें आता है ये सवाल ना, हमें एक्स वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और ऐसा सवाल तो सिंप्लीफिकेशन का हर शिफ्ट में फिक्स है ही। अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल अगर आपने जब मुझसे बोटन स्ट्रीम पढ़ा होगा तब मैंने आपको ऐसा एक सवाल कराया था, इससे मिलता जुलता सवाल। ये सवाल वही कर सकता है जिसको बोटन स्ट्रीम की अच्छी समझ है। एक्स और वाई एक नदी के 2 पॉइंट है। बड़ा आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। एक्स और वाई एक नदी के 2 पॉइंट है और इसके बीच में पी और क्यू 2 पॉइंट आप डाल दो, और ये जो 2 पॉइंट है इस नदी को 3 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाना साथ साथ में। द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो ये है, डाउनवर्ड फ्लो यहां है, और ऑब्वियसली जब डाउनवर्ड फ्लो है तो अपवर्ड फ्लो यहां होगा। ठीक बात है भाई। अब हमें बोला गया है कि एक्स से क्यू जाने के लिए, एक्स से क्यू जाने के लिए 4 यूनिट का समय लगता है और वाई से क्यू आने के लिए 5 यूनिट का समय लगता है। टाइम का रेशियो दे रखा है हमें, एक्स से क्यू जाने के लिए हमें 4 यूनिट का समय लगता है। मुझे बताओ एक्स से क्यू जाने का अगर 4 यूनिट का समय लगता है तो एक्स से पी जाने का कितना समय लगेगा? यूनिट समय लगेगा। एक्स से क्यू जाने के लिए अगर 4 यूनिट का समय लगता है तो एक्स से पी तक जाने के लिए कितने यूनिट का समय लगेगा? 2 यूनिट का। मतलब कि एक्स से पी की अगर मैं बात करूं तो जाने में लगेगा कितना? 2 यूनिट का समय। और मुझे बताओ वाई से क्यू जाने के लिए कितना यूनिट का समय लग रहा है? वाई से क्यू जाने का कितना यूनिट का समय लग रहा है? 5 यूनिट। तो मुझे बताओ क्या पी से एक्स जाने के लिए भी 5 यूनिट का समय नहीं लगेगा? भाई तीनों बराबर बराबर है ना। अगर वाई से क्यू जाना है तो 5 यूनिट का समय लग रहा है, तो भाई यहां से यहां जाने के लिए भी तो 5 यूनिट का समय लगेगा। मतलब कि अगर हमें जब हमें डाउनवर्ड जाना है तब तो इतना समय लगेगा, और जब अपवर्ड जाना है तब हमें 5 यूनिट का समय लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है। मतलब कि डाउनवर्ड रेशियो अपवर्ड हमें मिल गया है 5:2। ये स्पीड का रेशियो है भाई। अगर टाइम का रेशियो 2:5 है तो स्पीड का रेशियो 5:2 होगा ना। मतलब कि जो 5 है ना, ये x प्लस वाई की वैल्यू है, और जो 2 है वो x माइनस वाई की वैल्यू है। तो मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी होगी? क्या इन दोनों का डिफरेंस बटा 2? क्या y की वैल्यू 3/2 हो जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू अगर 5 है और x माइनस वाई की वैल्यू अगर 2 है, तो y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस बटा 2, x की वैल्यू इन दोनों का एडिशन बटा 2। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डाउनवर्ड स्पीड रेशो रिवर की करंट की स्पीड, और करंट की स्पीड क्या होती है? भाई अच्छा सवाल है भाई। बोटन स्ट्रीम ने पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें समझ में आ जाए तो ये अच्छी बात है। 5:3/2। वाई की वैल्यू क्या है? 3/2। डाउनवर्ड स्पीड का क्या मतलब है? x प्लस वाई। तो रेशियो कितना आ गया? 10:3।
दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स में है, एक क्वेश्चन है ऐसा, इससे मिलता जुलता एक सवाल आपका है, उसमें ये कंसेप्ट यूज किया था हमने, इक्वल पार्ट में आने जाने का समय का जो रेशियो वाला कंसेप्ट है ना, वो हमने वहां यूज किया था। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल हम कर लेते हैं। सीआई का सवाल है। देखिए जिन्होंने भी सीआई पढ़ा होगा ना, वो इस सवाल को देख के ये बात समझ जाएंगे कि भाई ये सवाल कैलकुलेटिव है। इस सवाल को ढंग से पढ़ो और इतना सॉल्व करने की कोशिश करो 2 मिनट में। मैं तब तक इंक भर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आए। हाँ निगाह, मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से चीख चीख के, कि आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो, आज का ही नहीं, आज से 2 साल पहले का भी, एसएससी हमेशा सेम ही सवाल पूछती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम प्रीवियस ईयर करते कहाँ हैं। अगर हमने पिछले साल के कभी सीपीओ के पेपर लगा लिए होते, कभी सीएचएसएल के पेपर लगा लिए होते, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये सवाल एसएससी ने कभी नहीं पूछा है। एसएससी ने एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल पूछे हैं भाई। एसएससी हमेशा से यही सवाल पूछती आ रही है, कोई नया सवाल नहीं है इसमें। इक्का दुक्का नया सवाल होगा, कम से कम 22 सवाल 23 सवाल बिल्कुल सेम है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन को आप पहली बार पढ़ के यही बोलोगे कि क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव। अगर आप क्वेश्चन को ट्री मेथड से करने की कोशिश करोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया है, तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। हमें 5 मंथली निकालना है। 5 मंथली रेट है 15%। तो मुझे बताइए 5 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? भाई सीआई पढ़ चुके लोग 3%। 30। देखिए बहुत ही शानदार। 5%। अगर रेट 15% है, रेट अगर 15% है और जब कुछ पर एनम की, तो मुझे बताइए 5 मंथ की रेट कितनी होगी? अगर 1 साल की रेट 15% है तो 5 महीने की रेट कितनी होगी? कोई है यहाँ पे जो बता सके मुझे इस बात का जवाब? बताइए प्रज्ञा। 25/4। हाँ देखिए 15% अगर 12 महीने की रेट है, तो 1 महीने की रेट कितनी हुई? 15/12। 12 मंथ की रेट अगर 15% है तो 1 महीने की रेट हुई 15/12। और 5 महीने की कितनी हुई? 15/12 इंटू 5। 3 से काटा, ये गया 5 बार, ये गया 3, ये गया 4 बार। तो आंसर इज 25/4%। 5 महीने की रेट होगी 25/4%। 25/4% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू बताएगा मेरे को? 25/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/16। 1/16। तो देखिए हमारा ट्री मेथड कहता है कि भाई आप प्रिंसिपल को 16 मान लो और काम कर दो शुरू। 8192 इज द प्रिंसिपल। ना मैं लिख देता हूं 8192 इज द प्रिंसिपल। 8192 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। हमें क्या निकालना है? सीआई। हमें सीआई निकालना है। देखिए बड़े ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि होगा क्या ना, आप समझोगे नहीं, आपको लगता है कि मुझे तो सीआई बहुत आता है, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे 3 मिनट में। आप लोगे प्रिंसिपल को 16 × 16 × 16, पहली वाली खिड़की में 16 × 16, दूसरी वाली में 16 × 16, तीसरी वाली में 16 × 16, अगली में 16 लास्ट वाली में 1। सॉल्व करोगे 8192 के बराबर रखोगे और बात बन जाएगी। मुझे एक बात बताओ, रेट का 1/16 होने का मतलब क्या है? क्या पैसा 16 से 17 हो रहा है? क्या एक साल में पैसा 16 यूनिट से 17 यूनिट हो रहा है? यस। क्या 1/16 का क्या मतलब है? अगर आप 16 रुपए उधार दे रहे हो तो पैसा 16 से 17 बन रहा है। 3 साल में 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17। तो भाई जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो आएगा ना, वो 16 का क्यूब रेशो 17 का क्यूब आएगा। ये वाली बात आप समझ पा रहे हो?
एक साल में 16 से 17, दूसरे साल में वापस 16 से 17, तीसरे साल में वापस 16 से 17। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो आएगा वो 16 का क्यूब रेशियो 17 का क्यूब आएगा। समझे मेरी बात को? तो इन्हें निकाल लीजिए, 4096 होता है और ये 4913 होता है। तो खैर इतना तो हमें आता ही नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन बड़ा इजी है। अगर आपको 16 का क्यूब आता है तो क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो आप। 16 का क्यूब होता है 4096, उसका डबल है प्रिंसिपल। ये 4096 होता है और ये होता है 4913। अगर प्रिंसिपल डबल हो रहा है तो क्या अमाउंट भी डबल होगा? तो क्या इनका डिफरेंस भी डबल होगा? तो आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हो। लेकिन सर हमें तो क्यूब आता ही नहीं है, कैसे करें? करते हैं। ट्री मेथड नहीं कर रहे ना हम, ट्री मेथड से तो आप कर ही लोगे घर पे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो मैं 16 क्यूब 17 क्यूब से ही करता। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। सर हमें तो ये आता ही नहीं है। हम करते हैं भाई 1/16, रेट क्या थी 25/4%। भाई मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है? बोलिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना इंटरेस्ट। सर उसके अमाउंट अंदर के भी निकाल सकते हैं। क्या होगा निगाह? इंटरेस्ट निकल जाएगा ना 817। निगाह इंटरेस्ट निकल जाता तो अभी तक निकल जाता ना। इंटरेस्ट तो निकाल ही लेंगे। मैं एक मेथड तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, उन दोनों के डिफरेंस का ही आंसर है ना। 4096 और 4913 के बीच का जो डिफरेंस है आप उसका डबल कर लेंगे तो वो आपका आंसर आ गया है। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट मेथड तो आप लोग जानते हैं, आपकी किताबों में मैंने लिखवाया है। इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास है, किसी तरीके से अमाउंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। मुझे बताइए 8192 का अगर हमारे पास प्रिंसिपल है तो मुझे बताइए क्या वो एक साल में इतना बन जाएगा? क्या वो एक साल में इतना बन जाएगा? क्या अगले साल वो इतना बन जाएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद? क्या अगले साल वो इतना बन जाएगा और अगले साल वो इतना बन जाएगा? मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट। ये अमाउंट की वैल्यू जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। अगर आप बहुत तेज है तो आपकी नजरें बहुत ही गंदी है ना, तो आप बता सकते हो कि ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन इससे कट के 2 हो जाएगा। और 17 का क्यूब होता है 4913 और 4913 का डबल ही होगा हमारा अमाउंट। भाई ये 16 की क्यूब का डबल है, तो ये 16 का क्यूब नीचे लिखा हुआ है ना, -8192 इज माई आंसर। ये मेरा आंसर है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, दिस इज माई आंसर। अब इसको सॉल्व करने का हथियार आपके पास है, सुबह हमने सीखा है। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं डिजिट सम से। मुझे बताइए क्या इधर जो लिखा हुआ है उसकी डिजिट सम 2 है? क्या इधर जो लिखा है उसकी डिजिट सम 2 है? मैं एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं इस रेक्टेंगल में लिखी हुई बात को लिखता केवल और केवल, और मुझे पता है कि आंसर ये इसी से सॉल्व होना है। क्या ये 8/7 है? क्या ये 8/7 है? क्या इसका न्यूमरेटर 8 है? क्या इसका 7 है? और आप समझदार है, अगर नीचे 7 आता है तो क्या ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? क्या नीचे 7 आता है तो क्या ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? यस सर। तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा ऊपर वाले का? 32। क्या इसका 32 हो जाएगा? इसका मतलब 32 का क्या मतलब होता है? 5। मुझे बताइए 5 इंटू 5 का क्या मतलब होता है? 25। 25 इंटू 5 का क्या मतलब होता है? 125। 125 इंटू 2 का क्या मतलब होता है? 250। 250 का डिजिट सम कितना होता है? 7। 7। 250 का डिजिट सम 7 हुआ। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो डिजिट सम कितना आएगा? 5। ऑप्शन चेक कर लो भाई, कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 5 है? कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम डी। 5 है? कितना है? कौन सा है? डी। डी ऑप्शन का डिजिट सम तो भाई 10 16 7 है भाई डिजिट सम डी ऑप्शन का। तो हमें डिजिट सम 5 चाहिए। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 5 है भाई? भाई डिजिट सम तो सी ऑप्शन 14। अब आप खुद देखो, क्या जो मैंने रेक्टेंगल पे जो गोला बना रखा है भाई इसमें प्राण निकल आएंगे। मैं सही बता रहा हूं अगर आपको 16 का क्यूब नहीं पता है तो। लेकिन वहीं आप डिजिट सम यूज करते हो
और इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल 30 सेकंड में दे सकते हो। ये चीज अगर आपने लिख ली एक बार कॉपी पे, फिर आपको ये गोली की स्पीड से होना चाहिए काम। 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 2 250, 250 का मतलब 7, 7 में से 2 गया 5, ऑप्शन वो है जिसका आंसर 5 है। अब ऐसा नहीं कि इसका डिजिट सब निकालने में भाई 1 मिनट लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी यूजफुल है जब आप बिल्कुल एक एक सेकंड में काम कर लो। ऑप्शन देख के बता दो कि 17 आ रहा है इसका, ये 8 होगा, क्रॉस। तो देख लो भाई, तीसरा चौथा क्वेश्चन है आज की क्लास का जिसमें एप्लीकेशन है, और ये क्वेश्चन तो डिजिट सम के बिना भाई आम आदमी सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसका टाइम लेके सॉल्व करेगा, ट्री मेथड बना के ऊपर प्रिंसिपल को 16 इंटू 16 इंटू 16 ले लो, फिर सॉल्व करो। लेकिन भाई डिजिट सम में कोई तोड़ ही नहीं है यहाँ पे। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे इसे अच्छे से करना, और भाई पूरा पेपर ना प्रॉपर, अगर आप सही में सीरियस हो ना तो इसका इधर प्रॉपर नोट्स बना के काम करना। आखिरी सवाल 25वां, भाई डीआई हम कल कर लेंगे, कल क्लास की स्टार्टिंग होती है, चारों सवाल हम डीआई के कर लेंगे। चलिए देखिए आखिरी सवाल है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है। ऐसे सवाल हमने किए हैं क्लास में, बहुत सारे सवाल किए हैं भाई ऐसे हमने अलजेब्रा में। जिन्होंने सुबह अभी अलजेब्रा पढ़ी है उन्हें पता होगा। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको पता ही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या दे रखा है हमें, 2x प्लस 2y का क्यूब माइनस 3x प्लस 3x माइनस 3y का क्यूब बराबर, ये चीज हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दी है ना उसने एग्जामिनर ने। अब हमें ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 2x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 3x माइनस 3y का स्क्वायर प्लस ए बी का क्या मतलब है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इनका मल्टीप्लीकेशन है। अब आप सॉल्व कर लो, इससे पूरा एक्सपेंड कर लो, इससे पूरा एक्सपेंड कर लो, इससे पूरा एक्सपेंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को करने का इससे बहुत अच्छा तरीका अवेलेबल है, ये तरीका आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इससे एक्सपेंड करना है, इसे भी एक्सपेंड करना है, इसे भी एक्सपेंड करना है, फिर आप ऐसे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर का, फिर कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा वाई स्क्वायर का, और कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा एक्स वाई का, एबीसी के टर्म्स में हम निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बड़े ही आप आसानी से कर सकते हो। आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए बड़े ही ध्यान से देखिए इस चीज को, और मुझे एक बात बताइए कि ए बी और सी, क्या इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से कर सकता हूं, क्या इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है? अगर मैं x की जगह वैल्यू रख दूं 1, देखिए फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है, ऐसा सवाल एसएससी ने बहुत बार पूछा है, बहुत बार, पहला कोई नया सवाल नहीं है ये। और ये इस क्वेश्चन का हमेशा सेट रहता है कि आप x की तो वैल्यू रख दो 1 और y की वैल्यू रख दो -1। फिक्स्ड पैटर्न सवाल है, दसों बार पूछ चुके हैं एसएससी पहले। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 और -1 रखेंगे, तो भाई पहला वाला कोफिशिएंट तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, इधर वाला तो, इधर वाला ही निकालना है ना मैं तो, वैसे वैसे ये वाला तो पूरा गायब हो जाएगा, x प्लस वाई वाली चीज। तो सेकंड वाली जो चीज है ये हो जाएगी -2 का क्यूब, प्लस सॉरी ये +2 आएगा ना, +2 का क्यूब, और ये बराबर होगा 5y, मतलब -5 माइनस 1 के बराबर, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। क्या हमें a प्लस बी माइनस सी ही निकालना था? जब इस क्वेश्चन में आप x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह -1 पुट करेंगे, तो क्या इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या कुछ ऐसा दिखेगा? फिर पहला वाला पार्ट तो पूरा का पूरा कट जाएगा, दूसरा वाला पार्ट 1 - 1 + 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मुझे बताइए ये -6 है और ये डब्बा तो हमें निकालना है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये 8 मल्टीप्लाइड बाई -27 हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से गया ये 2 बार, 3 से गया ये 9 बार, ये इससे गया 4 बार, तो इस डब्बे की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो ऐसा सवाल आपको कभी भी अपनी जिंदगी में दिखता है, स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में लिख लेना
कि वैल्यू हम रखेंगे x की 1 और y की वैल्यू रखेंगे -1, इस सवाल को कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना है, बहुत टाइम लगेगा। समझे मेरी नहीं बात? सर, बोलिए। सर वो a प्लस बी प्लस सी वाई है, a प्लस बी प्लस सी वाई है वो। आपकी आवाज क्लियर नहीं और आ रही है विनायक, थोड़ा जोर से बोलिए। सर वो ईयरफोन में कुछ चक्कर लग रहा है आपका। बोलो 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 बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई सर। हाँ, ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स का होल स्क्वायर नहीं है वो, ए नहीं मल्टीप्लाई सी के पहले प्लस लिखा है और पूछा है माइनस सी। माइनस सी। हाँ, तो जब आप y की वैल्यू -1 रखेंगे तो बताइए ना, वो माइनस सी नहीं बन जाएगा? देखो, आप बोल रहे हो कि सर ये ए एक्स स्क्वायर है, हाँ हाँ वाई स्क्वायर है, और हाँ हाँ सर समझ ये क्या है, हाँ प्लस सी एक्स वाई। मुझे बताओ, जब इसकी वैल्यू में 1 रखूंगा तो ये a बन जाएगा, हाँ इसकी सर वैल्यू में समझ -1 रखूंगा तो ये b बन जाएगा, लेकिन जब मैं x -1 रखूंगा तो ये -c बन जाएगा। भाई जब भी आपसे a प्लस बी माइनस सी पूछे ना, कान फाड़ के सुन लेना, हमेशा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 ठोक देना। और इस आज की जो क्वेश्चन में हमने आज के जो पेपर में हमने सवाल किए हैं ना, इसमें से 3 से 4 सवाल तो ऐसे हैं जो फिक्स पैटर्न सवाल है। एक वो प्रोपोर्शन वाला, एक ये वाला, एक वो अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। भाई ये फिक्स सवाल है, ये आते ही आते हैं। और जब आप सारे सेट लगाओगे तब आप पाओगे, आप सीजीएल से जब बाहर सीपीओ में कभी घुसोगे तो आपको लगेगा यार ये सारे सवाल तो सीजीएल में ही पूछे गए थे। तो बस देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में करते रहिए, जितना होता है उतना कीजिए ना भाई। 25 में से 12 तो होंगे, 13 तो होंगे, कुछ तो होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वरना फिर आप सीधा जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम के 15-20 दिन पहले लगाएंगे मॉक, और फिर क्वेश्चन पेपर आपको करेगा मॉक। पेपर आसान है, लेकिन देखिए 25 मिनट में करने के लिए आसान नहीं है। 1 घंटा बैठ के करना अलग बात है, लेकिन 25 मिनट में होना चाहिए ये पेपर, तब मजा है। तो चलिए, आज की क्लास होती है खत्म। बाकी बचे हुए सवाल, 4 सवाल जो बचे हैं वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। कल स्टार्टिंग होती है डीआई की। डीआई की मैं आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी बता दूंगा, एसएससी के सवाल जैसे आते हैं उसकी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सर मुझे डाउट क्या डाउट आ गया निगाह आपको? सर, वो जो आपने इंटरेस्ट निकाला वो निकल गया, फिर उसको डबल क्यों करना है? निगाह, जब इंटरेस्ट निकल गया तो आपका क्वेश्चन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट ही तो निकालना था। जब इंटरेस्ट निकल गया तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। नहीं सर, कंपाउंड 8 इंटरेस्ट और 17 आया ना। तो गलत आया, तो फिर सही से निकालिए। जब आपने इंटरेस्ट निकाला, देखिए मैंने आपके सामने जो कैलकुलेशन लिखी थी ना निगाह, उसे सॉल्व करके अब आपका आंसर आ जाएगा। अब आप उसे सॉल्व करना ही चाहते हैं, सर मैं जबकि मैं बता रहा हूं आपको कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है। इन क्वेश्चंस को आप ऑल्टरनेट तरीकों से सॉल्व करो। जब आप घर पे ही बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो अपने मेथड से, तो आप बताइए क्या एग्जाम के अंदर आप इसे सॉल्व कर पाओगे क्या? अभी तो आप घर पे बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है। आप प्रिंसिपल को लीजिए 16 इंटू 16 इंटू 16 और सॉल्व कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही बताया था। मुझे अच्छे से याद है कि आपने मुझे डाउट भेजा था टेलीग्राम पे, और वो क्वेश्चन मैंने सेम एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था। सर बस 8 हो रहा है, 8 से 17 और फिर डबल किया। हाँ निकालिए, जो डाउट हो निकाल, आप कल पूछिएगा। घर पे ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को पीडीएफ आपके पास है ही, ट्राई करो, और बाकी बच्चे हुए चारों सवाल भी डीआई के ट्राई कीजिए। ठीक है।